Okay, starting with example 15-4 regarding the conservation of momentum principle. In this case, you have two particles. One is a car A, which has a mass of 15 megagrams, yani 15,000 kg इसका mass है, and it is traveling towards the right at a speed of 1.5 meters per second on a horizontal track when it encounters a 12 megagram car B coasting at 0.75 meters per second towards the left as shown in the figure. So particle A जो है इसका mass given है, ये right की तरफ travel कर रहे हैं, particle B का भी आपको mass given है और ये left की तरफ travel कर रहा है with a speed of 0.75 meters per second. If the car meets and couple together, determine the speed of both the cars just after coupling and the average force between them if the coupling takes place in 0.8 seconds. So आपके पास दो particles हैं. One is car A traveling towards the right, the other one is car B traveling towards the left. ये दोनों टकराते हैं, कोलाइड होते हैं और टकराने के बाद एक दूसरे के साथ कपल हो जाते हैं और कपल होने के बाद ये पूरा सिस्टम जो है वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा. सो यू नीड टू डिटरमिन कि कपल होने के बाद ये कार्स कितनी वेलोसिटी से या कितनी स्पीड से जो है वो मूव करेंगी और व्हाट इज द एवरेज इंपल्सिव फोर्स बिटवीन द कपलिंग between them if the coupling takes place in 0.8 सेकंड. यानी इंटरनल इंपल्सिव फोर्स इसमें एक पार्टिकल दूसरे पे कितनी एक्सर्ट करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा अगर ये कपलिंग जो है वो 0.8 सेकंड्स में या ये इंटरेक्शन जो है वो 0.8 सेकंड्स में कंप्लीट होता है. क्वेश्चन हर एक के समझ आ गया है? यस सर. अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम अप्लाई कर रहे हैं, जनरली क्या होता है कि आप सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपने दीवार में एक नेल जो है वो इंसर्ट करनी है, नेल ठोकनी है विद द हेल्प ऑफ अ हैमर. आप जब हैमर को स्ट्राइक करते हैं नेल से, क्या होता है? मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, नेल जो है वो दीवार के अंदर चली जाती है और हैमर को क्या होता है? हैमर वापस पुश अप पुश बैक हैमर रिबाउंड होती है, ऐसे ही है. यस सर. ओके, सो आपके पास वो तमाम एनालिसिस जो कि रिबाउंड वाले हैं, यानी जिसमें पार्टिकल्स इंटरेक्ट करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम इम्पैक्ट एनालिसिस की बात करते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे. राइट नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक में जितनी भी इंटरेक्शन होगी, वंस दैट इंटरेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, देन द होल सिस्टम इज गोइंग टू मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी. ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर. ठीक है, जिस तरह इस केस में हो रहा है कि ये दोनों पार्टिकल्स इंटरेक्ट हुए, कपलिंग हुई और कपलिंग होने के बाद पूरा सिस्टम जो है वो कॉमन वेलोसिटी से मूव हो जाएगा. नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है कि जब हम दो पार्टिकल्स को कोलाइड कराते हैं तो कोलाइड होने के बाद वो अलग होकर मुख्तलिफ डायरेक्शंस में रिबाउंड होते हैं. तो वो जो रिबाउंड होने वाला टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा इम्पैक्ट एनालिसिस में आता है. राइट नाउ इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनकी स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा. हर एक में आपको ये मेंशन होगा कि बिफोर कोलिजन the systems were traveling with these much of velocities. Once the collision or once the interaction has been taken, उसके बाद the whole system is going to travel in one direction with a common velocity. So आपके पास यहाँ दो cars हैं A and B, दोनों अपनी अपनी velocities से travel कर रही थी, collide हुई, couple हुई और couple होने के बाद the system travels with a common velocity. You need to find out what is going to be the velocity after interaction, कि ये पूरा system कितनी velocity से travel कर रहा होगा और इस इंटरेक्शन के दौरान what is the average impulsive force which one particle exerts on the other if the coupling takes place in 0.8 seconds. Is the question now clear to all of you? Yes sir. Okay, during the coupling, अगर हम इसकी free body diagram बनाएं, during the coupling is there any impulsive force, external impulsive force acting on this particle along the x-axis? नो सर. अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक्स एक्सिस के दौरान एक मेरे पास पार्टिकल ए है, ये मेरे पास पार्टिकल बी है. ड्यूरिंग इंटरेक्शन पार्टिकल बी वुड बी एक्सर्टिंग दिस फोर्स ऑन पार्टिकल ए, इसी तरह पार्टिकल ए वुड बी एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन पार्टिकल बी. बट सिंस दिस फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स जो एक पार्टिकल दूसरे पे और दूसरा पार्टिकल पहले पे एक्सर्ट करते हैं, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स acting on the system during this interaction along the x-axis, so we can say that the systems
momentum has been conserved along the x-axis. Since there is no external impulsive force acting on the system along the x-axis, therefore the system's momentum has been conserved along the x-axis. So applying the conservation of momentum principle along the x-axis, that conservation of momentum principle says that the initial momentum of the system along the x-axis before collision should be equal to the final momentum of the system after collision. That is, ma va1 plus mb vb1 should be equal to ma plus mb into v2. ये पॉइंट हर एक को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. So we are basically saying कि चूंकि x axis के दौरान x axis के ऊपर during that interaction there is no external impulsive force. So चूंकि external impulsive force कोई एक्ट नहीं करी तो x axis के दौरान मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए सिस्टम के. Therefore सिस्टम का जितना भी मोमेंटम था कोलिजन से पहले along the x axis, it should be equal to the system's momentum after collision along the x axis. Okay, सिस्टम का मोमेंटम x axis के along कितना था? 15,000 into 1.5, we are taking positive towards the right. So this car A would have a positive momentum before collision, whereas car B would have a negative momentum before collision because it was traveling towards the negative x-axis. So that's why we have included this negative sign here. ये point clear है एक को? Yes. Collide होने के बाद ये पूरा system इसका mass क्या हो जाएगा? It is going to be the sum of MA and MB. So 27,000 V2. So once you solve it, V2 comes out to be 0.5 meters per second. So this is going to be the velocity with which the whole system would be traveling towards the right with a speed of 0.5 meters per second. Positive आने का मतलब क्या है कि ये towards the right positive axis की तरफ move कर रहे हैं. Is this point clear? या कोई doubt है, कोई confusion है? Yes, sir. ओके, सो पहला पार्ट आपका हल हो गया जिसमें आपसे कहा जा रहा था यू नीड टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स जस्ट आफ्टर दिस कपलिंग. नाउ द सेकंड पार्ट, you need to determine the average impulsive force if the coupling takes place in 0.8 seconds. How can you determine that force? Sir, impulse equal to change in momentum. यानी आप प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम जिससे पिछला टॉपिक था वो अप्लाई कर देंगे ऑन एनी वन ऑफ दीज पार्टिकल्स, आइदर पार्टिकल ए और पार्टिकल बी. ऐसा ही है? Yes, sir. So let us consider particle A. Particle A के ऊपर जो forces एक्ट कर रही हैं, weight और normal reaction आपके इस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे. इसके अलावा there is going to be an impulse being exerted by car B on this car A. अब हम free body diagram A की बना रहे हैं ना, तो हम A को isolate करेंगे. Once we are isolating A, तो आपकी ये जो फोर्स है जो पहले इंटरनल फोर्स थी जब हम सिस्टम को कंसीडर कर रहे थे, अब ये इंटरनल नहीं रहेगी बल्कि FB जो है वो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी जो कि पार्टिकल B पार्टिकल A के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन, ड्यूरिंग दिस कोलिजन. सो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम आइदर ऑन पार्टिकल A or on particle B, that principle says that the initial momentum of particle A plus the impulses that are exerting on this particle along the x-axis should be equal to the final momentum of particle along the x-axis. So 15,000 into 1.5 was the initial momentum, 15,000 into 0.5 is the final momentum, and this is the average impulsive force which this particle B is exerting on particle A. Why this negative sign we have included? Because we are taking positive axis towards the right. This FB would be creating an impulse along the negative x-axis. So that's why we have included this negative sign here. The time of interaction is 0.8. So once you solve it, this average force comes out to be 18.75 न्यूटन. क्लियर है ये चीज? किलो न्यूटन, सॉरी. Yes, sir. इसी तरह अगर आप चाहते तो फ्री बॉडी डायग्राम बी की बना लेते. अगर बी की आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते so this is going to be the average force which the particle A would be exerting. वेट और नॉर्मल रिएक्शन आपके डाउनवर्ड एक्ट करते. अगेन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप बी की फ्री बॉडी डायग्राम बना के प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम अप्लाई करते, तब भी आपके पास ये एवरेज फोर्स 18.75 ही आनी थी. तो जब आपको वो एवरेज इंपल्सिव फोर्स फाइंड करनी हो, आप जो है वो उनमें से किसी एक पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसे प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं. जब आपने पार्टिकल की कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Excuse me, sir, ये सिस्टम दोनों को नहीं ले सकते? नहीं, देखिए जब हम सिस्टम कहते हैं तो सिस्टम तो हम दोनों को कंबाइन करके कह रहे हैं ना.
यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब भी आप अप्लाई करते हैं वो सिस्टम पे अप्लाई होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल पे अप्लाई नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज अप्लाइड व्हेन यू हैव टू पार्टिकल्स दैट आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। नो सर, इम्पल्सिव फोर्स फाइंड करने के लिए दोनों पार्टिकल एक साथ ले सकते हैं कि नहीं? देखिए अगर आप दोनों को एक साथ लेंगे तो देन दैट फोर्स वुड बिकम इंटरनल फोर्स, वो तो फिर आपकी फ्री बॉडी डायग्राम में आएगी ही नहीं। यस सर, मैं सही। क्योंकि उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ these two forces would be equal, opposite and collinear, so their net effect is going to be summation f equal to 0। ठीक है, तो इसलिए आप सिस्टम पे नहीं करेंगे, आप किसी एक पार्टिकल पे प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम अप्लाई करेंगे।